हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 8 का सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। सो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है? पहले तो सिविलाइजिंग का मतलब क्या होगा? सिविलाइजिंग का मतलब होगा सुधारना। ये जो लाइन है ये कॉमा है, ऑफ कोर्स इसमें आ नहीं रहा था तो इसलिए नीचे लिख दिया गया। इसका मतलब होता है, जैसे कि हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये वुड का एक डिस्पैच था कि हम इस देशी लोगों को सिविलाइज करेंगे, मतलब सुधारेंगे, और जो नेशन है, जो देश है, उसको पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स। तो हमने पुराने चैप्टर में देखा है कि ब्रिटिश रूल राजा और नवाबों को मतलब कितना इफ़ेक्ट करा था ब्रिटिश के रूल ने। ऑफ कोर्स उनका सारा जो रूलिंग पावर में जो मुगल्स वगैरह थे, ब्रिटिश ने धीरे धीरे उन सबको टेक ओवर कर लिया था, जबकि वो नहीं भी चाहते थे। In this chapter, we will try and understand what implication it had for the lives of students. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चेंजेस राजाज नवाब और हर इंसान के लिए ऑफ कोर्स हुए थे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ्स में क्या चेंजेस हुए थे। For the British in India wanted not only territorial conquest, control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. जो इंडिया में ब्रिटिश थे वो सिर्फ टेरिटरीज़ नहीं चाहते थे, या फिर जो रिवेन्यूज़ वगैरह था उस पर अपना कंट्रोल जमाना नहीं चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि जो कल्चर है उसको भी थोड़ा चेंज करें, उसे भी थोड़ा मॉडर्न बनाए, उसे भी थोड़ा सिविलाइज करें। सिविलाइज का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, सुधारना। ठीक है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज़। मतलब जो पुराने तौर तरीके थे उन सबको उन्हें चेंज करना था, मॉडर्न बनाना था। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत ही ओल्ड कल्चर्ड इंसान हो, तो उन्हें लोगों को सिविलाइज करना था, लोगों की सोच को, जो परंपराएं चल रही थी उन्हें चेंज करना था। ये उनका मिशन भी कह सकते हैं, या फिर पैसे कमाने का एक ज़रिया भी कह सकते हैं। अब पैसे कमाने का ज़रिया मैंने क्यों बोला वो हम आगे पढ़ेंगे। What changes were to be introduced? क्या changes होने वाले थे? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? तो यहाँ पे जितने भी ये सब भी मैंने बोले, ये सब आगे टॉपिक्स एक बनेंगे हमारे चैप्टर्स के। जैसे हाउ वर इंडियंस टू एजुकेटेड एजुकेटेड, मतलब इंडियंस को और कैसे एजुकेटेड बनाना था, मतलब सुधारना था। और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि क्या अच्छे सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। वैसे तो ब्रिटिशर्स को इन क्वेश्चंस का, हमें भी और ब्रिटिशर्स को आंसर नहीं पता चला था। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। उन्होंने इसी बारे में बहुत समय तक डिबेट करा, लड़ी, जंग लड़ी। अब आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ठीक है। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। अब देखते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा और उन्होंने क्या किया। And how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in last 200 years. और जो आइडियाज़ एजुकेशन के थे जिसे अब हम फॉर ग्रांटेड मतलब ऐसे हल्के में लेते हैं, वो लास्ट 200 ईयर्स में कितने मायने रखते थे। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी दैट हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़। इसी प्रोसेस में हम ये भी देखेंगे कि जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के आइडियाज़ पे कैसा रिएक्शन दिया, क्या सोचा, क्या सोचते थे, and how they developed their own views about how Indians were to be educated। और क्या
ब्रिटिशर्स के अपने खुद के नज़रिए थे कि इंडियंस को कैसे एजुकेटेड होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, हमारा पहला टॉपिक, जो कि है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783, a person named William Jones, कौन सा समय? 1783। In 1783, person named, क्या नाम था इंसान का? विलियम जोन्स। तो 1783 में एक इंसान था जिसका नाम था विलियम जोन्स। ऐसी चीज़ें याद रखनी है पेपर में, दे माइट कम। In 1783, विलियम जोन्स अराइव्ड इन वेयर? कैलकाटा, जो कि अब क्या बन गया है? कोलकाता, राइट। कोलकाता कहाँ पे है? बंगाल में। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट। तो जब ब्रिटिश रूल था तो वहाँ पे जो कोर्ट वगैरह थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनमें ब्रिटिशर्स पहले जजेस थे। तो 1783 में एक इंसान था जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो कैलकाटा आया, उस उसको जूनियर जज का उसको अपॉइंट किया गया था। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी, जो सुप्रीम कोर्ट कंपनी ने सेटअप किया था। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, क्योंकि वो लॉ और कानूनी चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट था, तो इसी वजह से उसे चुना गया था। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट। जोन्स एक लिंग्विस्ट था। अब लिंग्विस्ट के बारे में यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो जानता है या फिर जानने की एक इच्छा रखता है बहुत ही तरीके की लैंग्वेजेस, ठीक है। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। जो जॉन था उसने ग्रीक और लैटिन पढ़ी थी। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड में। आई समझ? तो ये पूछा जा सकता है कि जॉन ने ग्रीक एंड लैटिन कहाँ पढ़ी थी? ऑक्सफोर्ड पे। पूछा जा सकता है उसने ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ा था, तो ये लिख देंगे, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड एंड हैज़ ऑल्सो लर्नड पर्शियन। तो कितनी लैंग्वेजेस की बात हो गई यहाँ पे? 6 लैंग्वेजेस उसे आती थी, तो वो तो पक्का लिंग्विस्ट था, ठीक है। At Calcutta, he began spending many hours a day with pundits who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar and, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वो कैलकटा में था तो वो बहुत घंटे दिन के पंडितों के साथ बिताता था जिन्होंने उसे संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर और कविताएं सुनाई थी और सिखाई थी। जल्द ही वो एशियंट इंडियन टेक्स्ट और लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस, मतलब धीरे धीरे वो ये सब समझने लगा था, ये सब पढ़ने लगा था, क्योंकि लिंग्विस्ट का तो काम ही होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. जोन्स ने देखा कि जो भी उसकी इंटरेस्ट थे, जिन भी चीज़ों में उसको ज़्यादा उत्सुकता होती थी, वो वहाँ के और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के मन में होती थी, ठीक है। Englishmen like Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Hallhead जैसे कि लैंग्वेजेस और लिंग्विस्ट बनने की एक चाह इन दो लोगों में रहती थी, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नैथनियल हैलहेड, ठीक है। वर बिजी डिस्कवरिंग द एशियंट इंडियन हेरिटेज एंड मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। ये भी जोन्स की तरह लैंग्वेजेस और एशियंट इंडिया के बारे में जानने में लगे हुए थे। Together with them, Jones set up the Aztec
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसके साथ ही इन दोनों के साथ ही जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एक जर्नल स्टार्ट करा जिसको बोला गया एस्टिक रिसर्चेस। क्या बोला गया यहाँ पे मैंने रेड पेन से हाईलाइट भी किया हुआ है, आप लोग भी अपनी बुक में पेंसिल से हाईलाइट कर लें। एशियाटिक या फिर रिसर्चेस, ठीक है, या फिर एस्टिक रिसर्चेस। Jones and Coolbrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for Asian cultures. उनके मन में एक बहुत ही गहरा भाव था, एक बहुत ही गहरी रिस्पेक्ट थी इंडिया के कल्चर्स के बारे में। बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट, मतलब इंडिया और जो वेस्ट इंडिया था उस साइड का भी, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन they felt had attained its glory in Asian past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the scared and legal texts that were produced in the ancient period. अगर उन दोनों को इंडिया के बारे में समझना था तो ये ज़रूरी था कि वो ये सब डिस्कवर करें जो लीगल टेक्स्ट थे और जो भी पुराने एशियन पीरियड में हुआ था, क्योंकि ये तो मेडिवल पीरियड की बात हो रही है ना। एशियन पीरियड में जो भी हुआ था वो सारे टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो जाने। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि सिर्फ उन्हीं टेक्स्ट की वजह से वो असली आइडियाज़ और लॉज जो हिंदूज़ और मुस्लिम ने पुराने ज़माने में एशियन टाइम में बनाए थे वो पता कर पाएंगे। टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। इन्हीं टेस्ट से इंडिया के बेटर फ्यूचर के बारे में वो थोड़ा सोच सकते थे, क्या क्या डेवलपमेंट करनी है ये भी जान सकते थे। So Jones and Colebrook went about discovering Asian texts, understanding their meanings, translating them, and making their findings known to others. तो इसलिए जोन्स और कोलब्रुक जो था वो सारी पुरानी चीज़ों को ढूंढने लगे, जानने लगे, उन्हें ट्रांसलेट करके समझने लगे, क्योंकि सिर्फ उन्हें लगता था, उनका मानना था, मान्य ऐसे वैसे मानते थे कि सिर्फ यही है जो इंडियंस को हेल्प करेगा, जो ब्रिटिशर्स को हेल्प करेगा इंडियन कल्चर के बारे में जानने में। बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। तो ये लाइन मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लगती है कि ये इंडियंस को भी उनका खुद का हेरिटेज पता करने में थोड़ा हेल्प करेगा। मतलब जैसे लोग भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ओरिजिन हुई, कितने वर्ड्स ओरिजिन हुए। हमें आज के ज़माने में फ़ारसी और हिंदी शब्द, उर्दू शब्दों में भी फ़र्क समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों के लिए अच्छा था, उन्हें अपने पुराने हेरिटेज के बारे में पता चलेगा और ब्रिटिशर्स को एशियन टाइम के बारे में पता चलेगा। Influenced by such ideas, many company officials argued that British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be encourage of Asian time text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they are already familiar with. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि जो इंडियंस हैं वो बार बार संस्कृत और हिंदी पढ़े जा रहे हैं, जबकि वो तो इस लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, वो उन्हें तो आती है ना ये लैंग्वेज, लेकिन वो फिर भी पढ़े जा रहे हैं पोइट्री, पर्शियन लिटरेचर ये सब, जबकि उन्हें तो मॉडर्न लैंग्वेज वेस्टर्न लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। What they value ought to that they were already familiar with, and what they valued and treasured, not subjects that they were alien to them. वो चाहते नहीं थे कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि इंडियंस को हिंदी आती है तो वो हिंदी क्यों ही पढ़ा रहे हैं।
Only then they believed could the British hope to win a place in hearts of natives. Natives मतलब देशी लोग मतलब भारतीय लोग ठीक है. Only then could alien rulers expect to be respected by their subjects. मतलब उनका मानना था कि अगर हम इंडिया को इम्प्रूव करेंगे तभी हम इंडियंस की नज़रों में ऊंचे बन सकेंगे. ठीक है. With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781. अब ये देखो 1783 में कौन आया था? विलियम जोन्स. और मदरसा कब बना? 1781 में, मतलब विलियम जोन्स के आने से पहले. ठीक है. टू प्रमोट स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ. तो मुस्लिम्स का जो स्टडी होता है अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ के लिए क्या हुआ? मदरसा. और हिंदू कॉलेज बनारस में इस्टेब्लिश हुआ 1891 में, जब जोन्स आ गए थे उसके बाद, जो संस्कृत टेस्ट और हिंदी वगैरह और इंडिया की यूजफुल एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान प्राप्त करवाती थी. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. ठीक है. नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दीज व्यूज. मतलब सब ऑफिशियल्स का सेम यही नहीं मानना था. मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट क्या होता है? दोस्त विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया. मतलब जिन्हें एशिया के कल्चर, लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता था. ठीक है. अब ये फिगर 3 में क्या बोलना चाह रहा है देखते हैं. मॉन्यूमेंट टू वॉरेन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्टमॉट 1830 नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा. तो अभी आप लोगों का होमवर्क है कि वॉरेन हेस्टिंग्स हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है, ये कौन थे आप ये बताएंगे अब. ठीक है. दिस इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया. मतलब ये जो फोटो इमेज है यहाँ पे, कि ये बताती है कि ओरिएंटलिस्ट जो थे, जिन्हें इंडिया के कल्चर, लैंग्वेज के बारे में पता था, वो क्या सोचते थे ब्रिटिश पावर के बारे में. ये इमेज देख लीजिए ध्यान से. Notice the majestic figure of Hastings and enthusiastic supporter. तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे अच्छे से स्टडी करिए और इस इमेज को पढ़िए और अच्छे से इसको स्टडी करें. कुछ ना आए तो पूछ लीजिए. ठीक है. अब आएगा ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. They said that the knowledge of East was full of errors and unscientific thought. मतलब जो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1890, हाँ 1819 के ऐसे कुछ आसपास, मतलब जब 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी तब की बात है. Many British officials began to criticize. मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ओरिएंटलिस्ट की लर्निंग को क्रिटिसाइज करने लगे थे. मतलब उनके बारे में गलत गलत कहने लगे थे. उन्होंने बोला कि जो इंडियन नॉलेज थी, जो हमारी भारतीय नॉलेज थी, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, वो सिर्फ गलतियों से भरी है और बिना किसी साइंटिफिक थॉट के, मतलब ऐसी बोल दी गई है. ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. मतलब ये कुछ सीरियस नहीं थी, ये सब जानते थे और बहुत ही लाइट हार्टेड थी. So they argued that it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging the study. तो इन्होंने बोला और आर्ग्यू किया कि ये तो गलत है ना, ब्रिटिश अपना इतना सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज में डाल रहे हैं. जेम्स मिल उन ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक किया गया ना, जो भी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, ये क्रिटिसाइज करने लगे थे ब्रिटिशर्स ओरिएंटलिस्ट को. तो जेम्स मिल भी उनमें से एक था, उसने भी क्रिटिसाइज करा था ओरिएंटलिस्ट को. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट नेटिव्स वांटेड. मतलब ब्रिटिश चाहते थे कि नेटिव्स को वो ना पढ़ाया जाए जो वो चाहते हैं और जो वो रिस्पेक्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू प्लीज देम, इन ऑर्डर मतलब उनको खुश रखने के लिए उन्हें वो ना पढ़ाया जाए, उन्हें वो ना पढ़ाया जाए जिससे वो खुश रहें, या फिर उनके दिल में दिल जीतने का एक ज़रिया नहीं बनाना चाहिए. हमारा एम है एजुकेशन को यूज़फुल बनाना और प्रैक्टिकल बनाना. सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस.
जिससे कि जो इंडियंस हैं वो थोड़ा जानने लगेंगे साइंस के बारे में और जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में, rather than with the poetry and scared literature of the Orient. नहीं तो ये पोएट्री और जो लिटरेचर वगैरह है ओरिएंटलिस्ट की, इनसे तो काम नहीं चलेगा, इससे तो इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। एक तो ब्रिटिशर्स ने एक ये चीज़ सही भी करी और गलत भी करी। ब्रिटिशर्स इंडिया को आगे देखना चाहते थे, मतलब इंडिया को बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने साइंस और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी, पर दूसरी तरफ जो इंडियन कल्चर था ब्रिटिशर्स उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उसके बारे में गलत गलत कह रहे थे, इंडियंस को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम नए पैराग्राफ पे आते हैं। बाय 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। मतलब जो ओरिएंटलिस्ट पे थे उन पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा एकदम ऐसे अटैक करने लगे थे कि तुम तो खुद गलत पढ़ा रहे हो और ये सब। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकेले। मतलब इनमें सबसे ज़्यादा बोलने वाला था थॉमस बेबिंगटन मैकेले। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। मतलब इंडिया एकदम गरीब खराब कंट्री की नज़रिए से उसने देखा, उसे लगा कि इंडिया में सुधार चाहिए। नो ब्रांच ऑफ ईस्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम। मतलब कोई नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज होनी चाहिए थी उस वक्त पे वो नहीं थी उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। मतलब वो इंडिया को इंग्लैंड से कंपेयर कर रहा था। हु कुड डेनी डिक्लेयर्ड मैकेले दैट a single shelf of a European library was worth whole native literature of India and Arabia. उसने बोला कि अगर एक शेल्फ अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की आ जाएगी ना तो पूरे नेटिव लिटरेचर इंडिया के और अरेबिया के बराबर हो जाएगी। मतलब सिर्फ एक शेल्फ आ जाएगी, समझिए जैसे हमारी एक ही शेल्फ है, ठीक है। और इस एक शेल्फ में यहाँ पे तो है यूरोपियन की बुक, ठीक है, और इस शेल्फ में है इंडियन और अरेबियन। तो ये जो शेल्फ है ना, ये शेल्फ काफ़ी होगी पूरी इसके बराबर, मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी हमारी ये वाली शेल्फ, और ये वाली शेल्फ इतनी अच्छी नहीं होगी उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप्ड वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल। मतलब उसने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे इंडिया में ये सारी ओरिएंटलिस्ट की जो पढ़ाई हो रही है, जो संस्कृति जो भारत की पढ़ाई जा रही है, उस पर पैसा खर्च करना छोड़ देना चाहिए। फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल साइंटिफिक यूज़ था ही नहीं। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकेले emphasized the need to teach English language। मतलब उसने एकदम उत्सुकता से एकदम एनर्जी से बोला कि इंग्लिश की नीड है पढ़ाई में। अब सोचो अगर उस वक्त मैकेले नहीं बोलता तो शायद इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती ही ना, और अगर होती तो अभी हम इतने स्कॉलर नहीं होते इंग्लिश में। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that world has produced। तो वो चाहता था कि जो इंडियंस हैं वो इंडिया के सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट लिटरेचर, मतलब सिर्फ अपनी इंडियन बुक्स नहीं पढ़ें, इंडिया के बाहर की भी जो बहुत ही अच्छी अच्छी फेमस किताबें हैं वो भी पढ़ पाएँ। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। मतलब इससे वो लोग अवेयर हो जाएंगे साइंस और फिलोसफी से। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी वे ऑफ सिविलाइजिंग। मतलब वो मानते थे कि इंग्लिश पढ़ाना ही एक वे हो जाएगा लोगों को सिविलाइज करने का। चेंजिंग देयर टेस्ट एंड वैल्यूज एंड कल्चर। फॉलोइंग मैकेले's मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। मतलब मैकेले के कहने पे ही एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ गया, 1835 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका डिसीजन था इंग्लिश को एक मीडियम बनाना आगे की पढ़ाइयों के लिए, ठीक है।
अब जानते हो कि पुराने ज़माने में इंग्लिश 6th से पढ़ाई जाती थी। तो इसलिए अब आपका होमवर्क है, आप इस सब को पढ़ें और कल मतलब कि जब भी हमारी अगली वीडियो आएगी, पार्ट 2 एजुकेशन फॉर कॉमर्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ तक हमने कर लिया और सारे की पॉइंट्स दोबारा से एक बार स्टडी कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।